अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज शौर्य योग पे एक कार्यक्रम लेकर के। पिछले कुछ दिनों से एक दर्शक हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि पंडित जी शौर्य योग पे कार्यक्रम बनाइए। सो उपस्थित हूं, आप जो कहेंगे वही होगा। आइए, ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली भी है एक तरीके से, जिनकी कुंडली में शौर्य योग को आसानी से देखा जा सकता है। आप जिन सभी दर्शकों की कुंडली में या जिनकी भी कुंडली में अगर ये उपस्थित है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बलिष्ठ बनाता है, बलशाली बनाता है, धैर्य से युक्त होकर के सही निर्णय लेने वाला बनाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अपने निर्णयों के कारण जाना जाता है। समाज में छोटे वर्ग का और छोटे तबके से आकर के श्रेष्ठ पदों पर विभूषित और श्रेष्ठ जनों से युक्त होता है। उसकी पहचान और उसकी ख्याति संपूर्ण विश्व में विख्यात होती है। जिस जातक की कुंडली में भी शौर्य योग को उपस्थित और घटते हुए देखा जाता है, वो अपने जीवन में इस कदर आगे बढ़ता है कि संपूर्ण तरीके से अगर उसको ये देखा जाए तो वो पृथ्वीराज चौहान होता है। और वो ऐसा होता है जो अपने ईंट के सिंहासन पर भी बैठ करके राज्य करना जानता है। जिन जातक की कुंडलियों में, जिस भी जातक की कुंडली में शौर्य योग की उपस्थिति होगी, वो ठीक उसी तरीके से अपना प्रभाव और अपना प्रभुत्व अपने कार्यक्षेत्र में रखते हैं जैसे तालाब के जल को, ध्यान दीजिएगा, जैसे तालाब के जल को जलकुंभी प्रभाव क्षेत्र से ढक लेती है और फिर अपना प्रभाव ही सबसे पहले दिखाती है। आइए बता देता हूं शौर्य योग बनता कैसे है। यह संपूर्ण तरीके से लाभ देने वाला ही योग है। व्यक्ति का पराक्रम देखने लायक होता है, व्यक्ति मजबूत होता है, खेल के क्षेत्र में आगे जाता है, सैनिक सेवा में आगे जाता है, राज्य और समाज में पदस्थ अधिकारी बनने वाला और अपने पराक्रम और अपने परिणाम को दिखाने वाला होता है। कैसे बनता है ये विचार करिएगा, दिखाता हूं कैसे, बड़ा आनंद आने वाला है। ये कर्क लग्न की कुंडली थी। ये हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, श्री सचिन तेंदुलकर मैं उन्हें कहूंगा। इनकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है। अब ध्यान दीजिएगा, कर्क लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं चंद्रमा, वो कहां जाकर के बैठे हैं, देखिए यहां अवयोग उपस्थित है क्योंकि लग्न का अधिपति छठे में जाकर के बैठा है। परंतु फिर भी तो जीवन में निश्चित रूप से परेशानी आती है व्यक्ति, लेकिन फिर भी अपने उच्चतम स्थिति में प्राप्त करता है। तो अवयोग होने का मतलब है कि कभी भी इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति दिक्कत में रहेगा तो वो हमेशा समस्या उसके सामने बनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। राहु के साथ चंद्रमा है, लग्न के अधिपति राहु के साथ है, इससे बड़ी और बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है। फिर भी विचार करके देखिए, तो हो सकता है कि जीवन के आरंभ में तकलीफें हुई होगी या फिर व्यक्ति के सामने परिस्थितियां जो हुई हो वो उनके प्रतिकूल ज्यादा रही हों और व्यक्ति अपने जीवटता के कारण, यहां पे अगर लग्नेश बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को जीवट बना देते हैं, मेहनत करने वाला, और हमेशा कमर को बंद करके, कमर पे, और उनका मेरुदंड मजबूत होता है। व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होता है लेकिन शांति से, रणनीति बनाने वाला होगा लेकिन 2 स्टेप आगे सोच करके। ये स्थितियां लग्न कुंडली के अधिपति, लग्न के अधिपति अगर छठे में जाते हो तो ये लग्न के अधिपति गए गुरु की राशि में बैठे। और यहां जब शौर्य योग की सिर्फ बात करते हैं तो शौर्य योग में जिस भाव की सबसे ज्यादा महत्ता होती है वो पराक्रम भाव की होती है। यानी कि पराक्रम भाव के अधिपति लग्न से तीसरा घर, इसीलिए मैंने एरो लगाया है, लग्न से तीसरा घर पराक्रम का होता है, जहां से व्यक्ति के भाई, कुटुंब, पराक्रम, मेहनत, उसके मेहनत करने की स्थिति, उसके आलस्य आदि को देखा जाता है। अगर यहां का अधिपति, अब ध्यान दीजिएगा, यहां का अधिपति किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, क्लियर है, यहां का अधिपति उच्च का होकर के बैठा हो, यहां का अधिपति जन्म कुंडली में अपने मित्र की राशि में बैठा हो, तो गौर करिए बुध यहां के अधिपति होते हैं कन्या राशि,
कन्या राशि का अधिपति बुध होता है। यहां के अधिपति होकर के बुध देखिए नीच के बैठे हैं, बुध नीच के बैठे हैं। अब गौर करिए तो पराक्रम का अधिपति नीच का हुआ, परंतु फिर भी पराक्रम को देख रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा। तो एक बात और सामने से आ गई कि लग्न का अधिपति अगर अवयोग में था तो व्यक्ति को आगे बढ़ाया, सचिन तेंदुलकर श्रीमान। पराक्रम का अधिपति नीच का होकर के भाग्य भाव में जाकर के और भाग्य भाव से 7वीं दृष्टि से फिर से वापस उसी भाव को देख रहा है। तो यह बात भी सर्वथा सिद्ध होते देखी जा रही है कि अगर कुंडली में ग्रह नीच का हो रहा हो और वापस उसी भाव को देख रहा हो, अपने ही भाव को, तो वो अच्छा परिणाम भी देते देखा जाता है। क्लियर है? क्योंकि ये भाग्य भाव भी तो है और भाग्य भाव खराब होता नहीं है। दूसरी बात है कि अगर यहां का अधिपति जो पराक्रम भाव का अधिपति है वो या तो केंद्र के चारों घरों में, या तो चतुर्थ, दशम, सप्तम या लग्न में, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में बैठे हों। बात समझ में आ रही है ना? पराक्रम का अधिपति या तो उच्च का हो, उच्च की राशि में, या मित्र की राशि में, या फिर अपने स्वराशि का, या तो यहीं बैठा हो। और दूसरा, यहां का अधिपति या तो केंद्र में बैठा हो, तो केंद्र कहां कहां, या तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, और नहीं तो फिर या तो वो यहां के अधिपति यहां बैठे हों या फिर यहां के अधिपति यहां बैठे हों। देखिए ये त्रिकोण में बैठे हैं, ये त्रिकोण का भाव है। क्लियर है? ये स्थितियां अगर बने और साथ ही साथ जो पराक्रम भाव है, अब गौर करिएगा दूसरी शर्त शौर्य योग बनने की, जो पराक्रम भाव है वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, मतलब गुरु देख रहे हो, शुक्र देख रहे हो, बुध देख रहे हो और चंद्रमा देख रहे हो। गुरु की 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि, यानी कि गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हो या फिर पराक्रम भाव के अधिपति को देख रहे हो, तो भी शौर्य योग बनता है। अब विचार करिए, इनकी कुंडली में बुध नीच के हैं और जन्म कुंडली में गुरु भी नीच के हैं, लेकिन उनका नीचत्व भंग हो रहा है। कारण क्या? क्योंकि पराक्रम का जो वास्तविक कारक है, गौर करिएगा, इस भाव का कारकत्व मंगल के पास होता है और शौर्य योग के लिए जो प्रमुख ग्रह है वो मंगल ही बनता है। वो कुंडली में नीच उच्च का होकर के बैठा है। तो ये जो तीसरा भाव है वो नीच के गुरु से दृष्ट तो था, लेकिन उसका नीचत्व भंग होता है। इस वजह से ये शुभ ग्रह से दृष्ट भी हुआ। ये अपने भाव को 9वें भाव में बैठ करके वापस देख भी रहे हैं और त्रिकोण में बैठे भी हैं और गुरु से ये दृष्ट भी है। साथ ही साथ मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर होनी चाहिए। वो पापक ग्रह तो है, परंतु फिर भी पराक्रम का कारक होने के कारण व्यक्ति को सुलभता से जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में ले जाकर के समुचित लाभ भी देते हैं। ये शौर्य योग था। अगर व्यक्ति की कुंडली में अगर उपस्थित हो जाए तो व्यक्ति बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, पराक्रमी होगा, तेज होगा, फुर्तीला होगा। सुख और समृद्धि अपने बल पे और अपने पराक्रम के कारण इकट्ठा होता है और इकट्ठा करता है। व्यक्ति फुर्तीला है। अब आइए आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में श्लोक का अर्थ बता देता हूं। परमात्मा ने गीता में, गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक में यह बात कही है कि जो अनन्य चित्त वाला है, जो अनन्य चित्त वाला है। अनन्य चित्त वाला कौन है? हम हैं। हमारा चित्त कभी एक जगह इकट्ठा ही नहीं रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। वो ठीक उसी तरीके से काम करता है। हमारा चित्त, हमारा मन, वो ठीक उसी तरीके से भ्रमित होता है और बिना काम का भ्रमित होता है। बिना काम का। कैसे बिना काम का भ्रमित होता है बताऊं? उदाहरण देता हूं, समझिएगा। हमारा मन ठीक उसी तरीके से भ्रमित होता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का स्वप्न देखें। हम कभी चाहते हैं कि हम स्वप्न ये देख लें? नहीं चाहते हैं। न तो वो हमारे वश में है और न हम उसके वश में हैं। हम उससे प्रभावित जरूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो स्वप्न अनायास यूं ही आता है। विचारों में, स्वप्न में चलता रहता है, हमें दृश्य दिखाता है, हम उसके वशीभूत भी होते हैं, ठीक उसके जगह पे अपने आप को उपस्थित भी कर लेते हैं, उससे डर भी जाते हैं, खुश भी होते हैं। अगर स्वप्न में कभी कभी नींद टूट भी जाए और स्वप्न अच्छा चल रहा हो तो सोचते भी हैं कि चलो ये स्वप्न चल रहा है, चलने दो, अच्छा ही तो देख रहा हूं। हमारा मन
दरअसल ऐसे ही परेशान होता है और वो ऐसे ही भटक रहा है, ना चाहते हुए भी वो हमेशा दिशा का और यात्रा का निर्धारण करता रहता है। जैसे हम नहीं चाहते हैं कि स्वप्न देखें, फिर भी देख लेते हैं और फिर भी उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। ठीक वही स्थिति हमारे मन की भी है, जो इस शरीर में वास तो करता है लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं होता है और निरंतर मधुमक्खी की भांति भटकता रहता है। तो जिसने, जो अनन्य चित्त वाला है हमारा मन, जिसमें कई बार हमारा मन भटकता रहता है और फिर भी ये भटकाव से युक्त होने के साथ भी प्रयासों के द्वारा नित्य निरंतर परमात्मा का जप, स्तुति, उसकी आराधना, उसका ध्यान, उसके प्रति अपना समर्पण रखता है, वो सिद्ध हो जाता है और सिद्ध कोटि का भक्त हो जाता है। परमात्मा से कुछ ऐसा संबंध बना लेना चाहिए कि वो हमेशा मेरे निकट ही तो हैं। बस यही बात है, बस यही बात है। आइए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपकी कुंडली में अगर ये शौर्य योग बन रहा होगा तो निश्चित रूप से आपको अपने करियर का चुनाव खेल के क्षेत्र में किया जा सकता है और कर लेना चाहिए। खेल के क्षेत्र में हो, सैनिक सेवा में जाने के लिए अगर प्रयासरत हैं तो जा सकते हैं, समाज में पीसीएस वगैरह की सब क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यक्ति का पढ़ाई कई बार आरंभ में बाधित भी होता है, बाद में वो श्रेष्ठ पदों पे जा करके और विभूषित भी होते देखा गया है। राजनीति में जाता है, श्रेष्ठ लाभ कमाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने कुंडली विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।